देना था। ठीक है, तो स्टोरी ये पूरे भारत के उत्तरी भारत में मुख्य रूप से घूमती है। कहाँ से? गुजरात से लेकर के हरियाणा, हरियाणा से लेकर के उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेकर के बंगाल, बंगाल से लेकर के मालवा, मालवा से गुजरात और लगभग दक्षिण में भी चली जाती है। कहाँ तक? नर्मदा नदी के तट तक। यहाँ तक ये पूरी स्टोरी घूमती है इनकी, वर्धन वंश की। ठीक है, वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? कौन थे? पुष्यभूति। इस वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति। ऐसा कहा जाता है कि 6वीं सदी जो थी इसकी शुरुआत, 6वीं सदी के शुरुआत में ही इन्होंने इस वंश की स्थापना कर दी थी। लेकिन ये वंश उतना मजबूत नहीं था जब तक कि इस वंश के वास्तविक संस्थापक नहीं आ जाते। इस वंश के वास्तविक संस्थापक जो थे वो कौन थे? वास्तविक संस्थापक थे इस वंश के प्रभाकर वर्धन। इस वंश के 5वें शासक होते हैं प्रभाकर वर्धन, और प्रभाकर वर्धन को कहा जाता है इस वंश का वास्तविक संस्थापक। लगभग 583 ईस्वी से उसके बाद में ये बनते हैं लगभग 505 ईस्वी में, 605 और प्रभाकर वर्धन, और इस वंश को पूरी तरीके से मजबूत कर देते हैं। राजधानी की स्थापना करते हैं कहां पर? थानेश्वर। थानेश्वर या जिसको बोला जाता है थानेश्वर, कहां पड़ता है थानेश्वर? ये हरियाणा, हरियाणा में जिला है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है। ठीक है, कुरुक्षेत्र जिला है हरियाणा का, वहां पर वही कुरुक्षेत्र जिसमें महाभारत का युद्ध होता है। ठीक है, ये वही कुरुक्षेत्र। तो इनकी मुख्य रूप से स्टोरी तो शुरुआत होती है कहां से? इस हरियाणा वाले रीजन से, हरियाणा वाले क्षेत्र से इनकी स्टोरी, यानी किस क्षेत्र में इनका लेना देना रहता है? कितना? प्रभाकर वर्धन। अब जब प्रभाकर वर्धन कहते हैं इस वंश की स्थापना कर देते हैं हरियाणा के थानेश्वर वाले क्षेत्र में, फिर उसके बाद में ये वंश वर्धन या प्रभाकर वर्धन के नाम पर, इसको प्रभाकर वर्धन के नाम पर वर्धन वंश कहा जाता है, पुष्यभूति के नाम पर पुष्यभूति वंश भी इसको कहा जाता है। प्रभाकर वर्धन के बाद में यहाँ क्या होते हैं? 3 संतान होते हैं। ठीक है, इसमें होते हैं कौन? राज्यवर्धन, और कौन होते हैं? हर्षवर्धन और राज्यश्री। ये इनकी बहन रहती है, क्योंकि राज्यवर्धन और हर्षवर्धन की बहन रहती है। सबसे बड़े राज्यवर्धन, छोटे भाई हर्षवर्धन और बहन रहती है राज्यश्री। अब ये स्टोरी राज्यश्री की शादी से शुरू होती है। जितनी भी लड़ाई वगैरह है वो राज्यश्री से शुरू हो जाती है ना। बढ़िया अच्छा खासा शासन चल रहा था कहाँ पे? हरियाणा वाले क्षेत्र में, हरियाणा पंजाब वाले क्षेत्र में यहाँ पर वर्धन वंश चल रहा था। अब राज्यश्री जो है उनकी शादी होती है कहाँ पर? मालवा वाले क्षेत्र, सॉरी मालवा नहीं, यहाँ कन्नौज के शासक रहते हैं। यहाँ कन्नौज कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में कन्नौज, कन्नौज यूपी में भी जिला है वर्तमान में। ठीक है, तो राज्यश्री का जो विवाह है वो कन्नौज के शासक रहते हैं गृहवर्मा, इनके साथ में इनकी शादी हो जाती है। ठीक है, राज्यश्री का विवाह हो जाता है कन्नौज के शासक गृहवर्मा के साथ में। अब बढ़िया अच्छी खासी विवाह हो गया, डांस वांस किया, डीजे वीजे बजे, सब कुछ व्यवस्था हो गई, बहन को विदा किया, अच्छे खासे सब कुछ हो गया। वर्धन वंश के वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन चले जाते हैं गद्दी पर। उनके बाद में लगभग 605 ईस्वी में बैठ जाते हैं राज्यवर्धन। ये गद्दी को संभाल रहते हैं, बढ़िया साम्राज्य करते हैं क्षेत्र को, बहन का विवाह करते हैं अच्छे खासे तरीके से। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट आता है कहां से? यहाँ से, मालवा से। मालवा का उस समय पे शासक रहता है देवगुप्त।
ठीक है, मालवा में शासक रहते हैं देवगुप्त, मालवा के शासक थे। अब इसको पता नहीं क्या दुश्मनी थी, ये जाके इसको मार देता है, इसको ग्रहवर्मा। मालवा के शासक देवगुप्त क्या करते हैं, ग्रहवर्मा की हत्या कर देते हैं। और ग्रहवर्मा किस वंश के शासक थे, ये मौखरी वंश के थे। ठीक है, इनकी आराधना मौखरी वंश के थे। तो मौखरी वंश और प्रभाकर वर्धन वंश में अच्छे संबंध थे, मजबूत संबंध थे। देवगुप्त जो मालवा का शासक था वो विलन की तरह एंट्री करता है, अच्छी खासी लाइफ शक्ति रहती है, पूरा डिस्टर्ब कर देता है। और डिस्टर्ब करने के साथ में क्या कर लेता है, इनकी तो हत्या कर देता है, साथ में राजश्री जो रहती है उनको किडनैप कर लेता है। ठीक है, राजश्री को किडनैप करके अपने पास रख लेते हैं। अब ये पता चलता है राज्यवर्धन को कि हमारी बहन को, हमारी लाडली बहन को, वीरा को किडनैप करके ले जाओ, इसको नहीं छोड़े। ठीक है, तो राज्यवर्धन जाता है देवगुप्त में अटैक करने। ठीक है, हमारी स्टोरी आता है, राज्यवर्धन जा रहा है देवगुप्त में अटैक करने के लिए। कहां से, थानेश्वर से। और देवगुप्त कहां है, मालवा में। ठीक है, यहाँ यानी कि अब पहली बार थानेश्वर वालों के कदम मध्य प्रदेश में पड़ रहे हैं, मालवा वाले क्षेत्र, और इसने जाकर के मालवा को जीत लिया। मतलब कि मालवा के शासक देवगुप्त की हत्या कर। ठीक है, देवगुप्त को किसने मारा, राज्यवर्धन। समझ में आया यहाँ तक। और लगभग मालवा भी इनके अंडर में चला। बताएंगे अभी कितना नंबर, देवगुप्त ने नहीं मारा। ठीक है, मध्य प्रदेश किसके अंडर में चला गया, वर्धन वंश के अंडर में चला गया। ओके, समझ में आ रहा है यहाँ तक। ठीक है, अब विलन को मार दिया हीरोइन के भाई ने। ओके, अब विलन का एक और दोस्त विलन रहता है, कौन, यहाँ पे बंगाल में। बंगाल में एक शासक रहता है जिसका नाम रहता है शशांक। इतना कट्टर हिंदू कि बौद्ध धर्म वालों से इतना नफरत करता था। इसको जब पता चला ना कि बिहार में एक वृक्ष है बोध गया नाम पे, जहाँ पर कि भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो उसको लगा कि सारे विवाद की जड़ ये बौद्ध धर्म की जड़ ये पेड़ ही है, पेड़ को कटवा डालो। उसने पूरा पेड़ ही कटवा दिया, सामने में जाके पूरा पेड़ कटवा दिया, जिसको बोलते हैं ना बोधि वृक्ष, है ना। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उस पेड़ को ही कटवा डाला, है ना, पूरी जड़ को मिटाने के। इतना खतरनाक विलन था। अब इसको पता चला, इसका बेस्ट फ्रेंड मार दिया किसने, राज्यवर्धन ने। देवगुप्त को मार दिया राज्यवर्धन ने। इसको आ गया गुस्सा, सामने जाके राज्यवर्धन को मार दिया। समझ में आया क्या हुआ, देवगुप्त ने मारा किसको, राज्यश्री के पति को, ग्रहवर्मा। ग्रहवर्मा मर गए, उसका बदला लेने के लिए राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार दिया। देवगुप्त जो फ्रेंड था, बेस्ट फ्रेंड शशांक का, इसका बदला लेने के लिए शशांक ने राज्यवर्धन को मार दिया। समझ में आया। हाँ, तो देवगुप्त ने नहीं मारा राज्यवर्धन, शशांक ने मारा। ठीक है, अब राज्यवर्धन की हत्या हो जाती है। हर्षवर्धन बेचारा छोटा बच्चा रहता है, उस समय बहुत बड़ा शासक नहीं रहता, लेकिन जिम्मेदारी कंधों पे आई जाती है। अब जिम्मेदारी जब इनको दी गई तो 606 ईस्वी में ये शासक बन जाते हैं। कहाँ के, वर्धन वंश के शासक बन जाते हैं। कौन, हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन का यहाँ पर आपको नाम याद रखना है, इसको शिलादित्य भी कहा जाता है। ठीक है, हर्षवर्धन का दूसरा नाम आपको याद रखना है, शिलादित्य। हैंडसाम में एंट्री करेगा। ठीक है, 606 ईस्वी में हर्षवर्धन क्या करता है, गद्दी पर बैठता है और पता चलता है कि भैया मारे गए, बहन किडनैप हो गई, पूरा साम्राज्य इधर उधर बिखरा हुआ है। जाते हैं अटैक करने के लिए शशांक पे, और शशांक को पराजित करके बंगाल वाले क्षेत्र को लगभग अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। और उस समय पे वर्धन वंश कहाँ हो जाता है, एक प्रकार से चरम पर हो जाता है। वर्धन वंश की जो शाखा थी वो चरम पे हो जाती है, लगभग इस वाले क्षेत्र में। हम सेवन सिस्टर को छोड़ दें, सिक्किम वाले क्षेत्र को छोड़ दें, कुछ भाग गुजरात का, तो गुजरात शामिल कर सकते हो, ठीक है ना, गुजरात वाला क्षेत्र था। राजस्थान का कुछ भाग छोड़ दें, लगभग ये वाला पूरा क्षेत्र जो था ये वर्धन वंश के अंदर में आता है। ठीक है ना, जितने बड़े यानी कि उत्तरी मध्य भारत पर पूरे पर वर्धन वंश की स्थापना हुई। क्यों, क्योंकि मालवा जीत लिया, इधर बंगाल आ गया, और बहन की शादी कहाँ हुई थी, कन्नौज। कन्नौज कहाँ पड़ता है, यूपी में। तो यूपी वाला क्षेत्र भी क्या हुआ, ना चाहते हुए भी बहन
का क्षेत्र भी इनके हाथ में ही आ गया। मतलब बहन को ढूंढने निकले कहां पर, ये इधर दक्षिण वाले क्षेत्र में गए। तो दक्षिण में जब इन्होंने अभियान किया, लगभग टाइम पीरियड है 646 ईस्वी, 646 ईस्वी में बहन को ढूंढने के लिए आते हैं मध्य प्रदेश के क्षेत्र में। और मध्य प्रदेश में आते हैं तो लगभग जो विंध्याचल पर्वत है उस वाले क्षेत्र पर ये आते हैं ढूंढने के लिए। एक और व्यक्ति रहते हैं आचार्य दिवाकर मित्र, आचार्य दिवाकर, ये हर्षवर्धन अपनी बहन को ढूंढने आ रहा है। अभी किडनैप है बहन दीदी, ठीक है, तो दीदी को ढूंढने के लिए आ रहा है छोटा भाई। आचार्य दिवाकर मित्र की हेल्प से क्या करते हैं, बहन को ढूंढने के लिए आ जाते हैं विंध्याचल वाले क्षेत्र में। अब जैसे इनको पता चलता है कि बहन शशांक की कैद से या फिर बोलेंगे ग्रह वर्मा की कैद से छूटकर कहीं और जगह चली गई है, तो आचार्य दिवाकर मित्र इनकी हेल्प करते हैं और हेल्प करने के दौरान उनको बहन को ढूंढ लेते हैं। ठीक है, बहन इनको आखिर में मिल जाती है। ठीक है, अब दीदी को ले गए कहां पे, वापस कन्नौज। अब क्योंकि पति मारे गए है ना, भाई मारे गए, तो एक तो ऊपर थानेश्वर की जिम्मेदारी, एक दीदी के ससुराल की जिम्मेदारी। दीदी के ससुराल में भी इतना कोई शक्तिशाली शासक नहीं था या बेटा नहीं था तो उसको जिम्मेदारी संभाल सके, तो हर्ष के ऊपर 2 क्षेत्रों की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो हर्षवर्धन क्या करता है, राजधानी थानेश्वर से शिफ्ट कर देता है कन्नौज। ठीक है, हर्षवर्धन थानेश्वर से राजधानी कन्नौज जाता है और लगभग इस वाले क्षेत्र पर अपना नियंत्रण करना शुरू कर देता है। ये वाला क्षेत्र पूरा इसके अंडर में आ जाता है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो चेदी राजवंश, ग्वालियर, इधर मालवा और कुछ नर्मदा तक का क्षेत्र। आपने एक स्टोरी सुनी होगी एक और विलन की, हर्षवर्धन के खिलाफ जो विलन काम किया, समझ में आया अगर उसको बता दो थोड़ा, ये तो स्टोरी समझ में आ गई, एक बार फिर से समझ लो जिसको समझ में नहीं आया, आंख खोलकर कान खोलकर। हाँ, क्या समझ में नहीं आया? शिलादित्य इसी का नाम था, हर्षवर्धन का ही नाम था शिलादित्य। वो चाइनीज वाले लोग हैं ना, कुछ अलग ही नाम दे देते हैं ना, तो इन्होंने इनको शिलादित्य बोल दिया हैंडसॉन्ग में। राज्यवर्धन, बहन राजश्री का विवाह कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा के साथ में, ग्रहवर्मा की हत्या देवगुप्त जो मालवा शासक था वो कर देता है, देवगुप्त की हत्या राज्यवर्धन कर देते हैं, राज्यवर्धन की हत्या शशांक जो देवगुप्त के मित्र थे वो कर देते हैं, ये गौड़ शासक थे बंगाल में, गौड़ शासक, तो ये कर देते हैं। फिर राज्यवर्धन का बदला लेने के लिए हर्षवर्धन शशांक को पराजित कर देते हैं। उसके बाद में हर्ष पूरे क्षेत्र के शासक बन जाते हैं, बहन तो राजश्री को लाकर कन्नौज में ले आते हैं। स्टोरी क्लियर? ठीक, गौड़ शासक के लिए बंगाल वाले क्षेत्र में गौड़, गौड़ गौड़ ये बंगाल वाले क्षेत्र के गौड़। ठीक है, गौड़ शासक बंगाल वाले क्षेत्र में थे, इनके समकालीन। चलिए अभी आपके जो आएंगे ना वो गोंडवाना वाले जो महारानी है, थोड़ा लेट आएगी क्वेश्चन पेपर, उसका टाइम अभी बाकी है। चलिए अब इनकी स्टोरी समझ लेते हैं हर्षवर्धन के बारे में। अब हर्षवर्धन शासक बन जाते हैं। हर्षवर्धन के बारे में विशेषता है कि भैया ये अंतिम हिंदू सम्राट रहते हैं। ठीक है, अंतिम हिंदू सम्राट, यहाँ पर इनकी आलोचना भी होती है, अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में आलोचना भी होती है। देखो इनके क्षेत्र के आधार पर, ना तो ये पूरे भारत के सम्राट थे क्योंकि दक्षिण इनके इन्होंने नहीं जीता था, कभी नर्मदा नदी क्रॉस नहीं की, ना ही इस वाले क्षेत्र में कश्मीर पूरे नियंत्रण में था, ना ही पूर्वी वाला क्षेत्र था, लगभग मध्य वाला क्षेत्र इनका नियंत्रण में था, और ना ही ये कट्टर हिंदू था। ठीक है ना, ना ही ये कट्टर हिंदू था और हर्षवर्धन। फिर इनके बारे में कहा जाता है कि अंतिम हिंदू सम्राट, और बाकी फिर क्या रखेगा, अंतिम हिंदू सम्राट है हर्षवर्धन। ठीक है, उसके बाद में जब ये मर जाते हैं, उसके बाद में कन्नौज को लेकर के ऐसी लड़ाई चालू होती है कि 3-3 वंश के लोग उसके लिए लड़ मरते हैं, कट मरते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि इसका क्षेत्र मध्य प्रदेश में कहां तक था, यहाँ तक था, नर्मदा नदी के तट पर। याद करिए, एक आपने अभिलेख सुना होगा, ऐहोल अभिलेख, सुना है? हां सर। क्या सुना है? एप्लीकेशन दी है उसके हाथ में, कौन एप्लीकेशन दी थी? चालुक्य का शासक था सर। किस चालुक्य वंश का? बादामी का था, श्योर हो? मैं कहूं तो बादामी का था। फिर आप गलत बता रहे हो, बादामी है बादामी? बादामी दोनों एक ही है, बादामी और बादामी दोनों एक ही है। ठीक है, बादामी जो कि चालुक्य शासक थे गुजरात वाले क्षेत्र में, गुजरात नहीं मतलब उस समय नीचे दक्षिण में थे, कर्नाटक वाले क्षेत्र में।
कर्नाटक वाले क्षेत्र के पुलकेशिन सेकंड ऐहोल अभिलेख के अनुसार कहा जाता है पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। और पराजित क्या किया था? मध्य प्रदेश के इतिहास के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है ऐहोल अभिलेख के कि इन्होंने नर्मदा नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था और इस युद्ध में पुलकेशिन सेकंड विजेता रहा। ठीक है ना, विजेता ये रहा और पुलकेशिन सेकंड हर्षवर्धन को पराजित किया पुलकेशिन सेकंड। समझ में आया? ये ऐहोल अभिलेख बताता है जो कि पुलकेशिन सेकंड से संबंधित है। पुलकेशिन सेकंड चालुक्य वंश का शासक था और चालुक्य थे। चालुक्यों की 3 शाखा हम लोग आगे पढ़ेंगे, वातापिनी चालुक्य, वातापिया बादामिनी चालुक्य, एक होते हैं कल्याणी के चालुक्य, पेंगी के चालुक्य। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई स्टोरी? ओके, अब इसके समय पे हर्षवर्धन के समय पे क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें थी वो थोड़ा सा देखते हैं। सर ये ऐहोल अभिलेख लेखन वो है रवि कीर्ति है सर। अब देखिए इनके बारे में आप देखिए कि इनके समय में हर्षवर्धन पर एक कवि हुआ करते थे जिनका नाम था बाण भट्ट। सुना है? क्या लिखा है? हर्षचरित और कादम्बरी। क्या विशेषता है कादम्बरी? जिसका पहला उपन्यास, इसका पहला उपन्यास, संस्कृत का पहला उपन्यास कौन सा? यही है। यही। ठीक है, बाण भट्ट इनके दरबारी कवि हुआ करते थे हर्षवर्धन के, और इन्होंने हर्षवर्धन के चरित्र को वर्णन करते हुए हर्ष चरित्र की रचना करी जिसमें हर्ष के साम्राज्य की जानकारी हमें प्राप्त होती है। साथ में बाण भट्ट कादम्बरी नाम का एक उपन्यास भी लिखते हैं। इस उपन्यास से हमें पता चलता है कि ये विश्व का पहला उपन्यास था। ठीक है, विश्व का पहला नोबेल जो था वो यही था और संस्कृत का पहला नोबेल भी यही था। ठीक है, नोबेल पढ़ने की सबके लिए यहाँ पर कोई आप पढ़ते हो? किस प्रकार के नोबेल पढ़ते हो? सारे मतलब कैटेगरी होते हैं, कुछ इंटरनेशनल राइटर पढ़ते हैं, आप किस प्रकार के पढ़ते हो? इंडियन पढ़ते हो? चलिए अच्छी बात। चलिए अब और क्या विशेषता है हर्षवर्धन के बारे में? हर्षवर्धन के शासन काल में कौन आए थे चीनी यात्री? हैंसॉन्ग। हैंसॉन्ग की क्या विशेषता है? प्रिंस ऑफ द पिलग्रिमेज, यात्रियों का राजकुमार किसको कहा जाता है? हैंसॉन्ग। क्या नीति का पंडित किसको कहा जाता है? हैंसॉन्ग को कहा जाता है। हर्षवर्धन के समय पे हैंसॉन्ग जो कि चीनी यात्री थे वो भारत घूमने के लिए आते हैं और न केवल भारत घूमने के लिए आते हैं, हर्षवर्धन के बारे में भी लिखते हैं कि बहुत अच्छे सम्राट थे, काफी फेमस सम्राट थे। इस समय पे क्या होता है कि बौद्ध धर्म का एक इम्पोर्टेंट इवेंट होता है, मतलब 5 साल में एक इवेंट होता है जिसका नाम था महामोक्ष परिषद। परिषद ये प्रत्येक 5 साल में एक बार आयोजित किया जाता है बौद्ध धर्म का। तो इस महामोक्ष परिषद का जो 6वां आयोजन रहता है, 6वें में भागीदारी करते कौन? हैंसॉन्ग। हैंसॉन्ग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और पार्टिसिपेट करने के साथ में इवेंट का लाभ भी लेते हैं। साथ में नालंदा वगैरह के बारे में लिखते हैं, पूरे भारत के बारे में लिखते हैं, क्या क्या इनमें है। हैंसॉन्ग का यात्रा विवरण आप लोग जानते हो, किस किताब में लिखा हुआ है? सीयूकी है ना, हैंसॉन्ग की किताब सीयूकी, फालियान की फोकियोकी। ठीक है, महामोक्ष परिषद में हैंसॉन्ग पार्टिसिपेट करते हैं और काफी कुछ जानकारी इनके बारे में देते हैं। साथ में हर्षवर्धन के शासन काल में ही क्या होता है, इनके शासन काल में जो वो रहते थे प्रांत, उनको कहा जाता था भुक्ति। प्रांतों को क्या कहा जाता था? भुक्ति। और जो प्रांतपति थे उनको कहा जाता था, प्रांतपति को राज्यपाल। प्रांतपति को कहा जाता था, सॉरी राज्यपाल नहीं, नाम था लोकपाल। एक प्रश्न आप लोगों से, भारत के पहले लोकपाल कौन है? ऑप्शन देना पड़ेगा, ऑप्शन देना पड़ेगा। कौन बता रहा है? बता रहे पिनाकी चंद्र घोष, जस्टिस पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल। लोकपाल जानते हैं ना, ऑम्बुड्समैन। ऑम्बुड्समैन संस्था कहाँ से ली गई है? कहाँ से आई दुनिया ने? दुनिया से कहाँ से ली? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, बताओ कहाँ से आई? डेनमार्क से आई, स्वीडन से आई, स्वीडन से आई। ठीक है, ऑम्बुड्समैन जो था लोकपाल शब्द की जानकारी, भारत के संदर्भ में लोकपाल शब्द प्रयोग किया गया है प्रांतपति के लिए। याद रखिएगा, यहाँ पर वो वाला ऑम्बुड्समैन नहीं है,
यहाँ पर हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। उस प्रांत पति के लिए प्रयोग किया गया शब्द लोकपाल। पूछा जा सकता है लोकपाल की जानकारी भारत में कहाँ मिलती है, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रांत पति को लोकपाल कहा जाता है। ठीक है, ये इनके बारे में और क्या जानकारी मिलती है, तो हर्ष चरित्र कादम्बरी में हमें एक और जानकारी मिलती है कि हर्ष के समय पे बहुत समृद्ध क्षेत्र थे। बता दो भाणवट वगैरह को। हर्ष के समय पे क्या होता है कि कुछ साम्राज्य यानी कि जैसे कि मथुरा जो था वो सूती वस्त्रों का एक प्रकार से केंद्र बन गया था, सूती वस्त्रों की राजधानी बन गया था मथुरा। इनके समय पे सूती वस्त्र का केंद्र हो गया था ये। इसके अलावा क्या कर दिया था, इनके शासनकाल में सिंचाई बहुत शानदार हो गई थी। सिंचाई के लिए इन्होंने एक यंत्र के बारे में जानकारी मिलती, तुला यंत्र। मतलब तुला यंत्र यानी कि जिसको बोलते हैं जल पंप। जल पंप एक सिंचाई का यंत्र हुआ करता था। इसकी जानकारी हमें हर्ष के शासनकाल में प्राप्त होती है और ये जानकारी प्राप्त होती है या तो शायद कादम्बरी में या फिर कहीं कहीं हर्ष चरित्र में। ज्यादातर हर्ष चरित्र में मुझे लग रहा है हर्ष चरित्र में मिलता है। ठीक है, तुला पंप की जानकारी या जो हाइड्रो पंप है उसकी जानकारी हमें हर्षवर्धन के शासनकाल में प्राप्त होती है। लोकपाल शब्द की जानकारी हमें इनके शासनकाल में प्राप्त होती है। ये सारी चीजें थी हर्षवर्धन के बाद। ठीक है, और सर उस जमाने में जो शूद्र लोग हुआ करते थे, उन्होंने हिंदुस्तान में अपनी पुस्तक बताया कि इसको कैसा कराया जाता था। इसको शूद्रों को क्या कहा गया, कैसा अच्छा। हाँ अच्छा ठीक है, और बताएं और क्या कहा था। ऐसा हर्षवर्धन काल से ही कुंभ का मेला चालू हुआ है। ओके चलो, हाँ एक फैक्ट और लिख लेना इनके। हर्षवर्धन को कहा जाता है कि ये राइटर भी थे, उन्होंने कुछ नाटक वगैरह लिखे थे। प्रियदर्शिका बेटा तो ये हैंडसम वगैरह इन्होंने कुछ नाटक वगैरह लिखे हैं हर्षवर्धन ने। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद ये नाटक लिखते हैं हर्षवर्धन। वैसे कहा जाता है कि हर्षवर्धन को लड़ाई से कहाँ फुर्सत मिली होगी, लिखवा दिए होंगे किसी राइटर से। राइटर का नाम भी मिलता है कि भैया कोई धावक नाम के राइटर थे। उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए लिख दूंगा, आप मुझे बदले में पैसे दे देना, जो फ्रंट पेज छपेगा उस पर आपका नाम छपवा दूंगा। ये बोल दिया उन्होंने। जैसे कि कॉस्मोस पब्लिकेशन कहते हैं कि मैं छाप दूंगा सब कुछ, बस कुछ पैसे हमें दे देना और क्या बोलते हैं वर्ल्ड वार जी के लिए मैं अपना नाम लिखवा दूं। वैसे ही कहा जाता है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे, लेकिन कई लोग जो आलोचना करते कहते हैं कि हर्षवर्धन ने नहीं, वो धावक ने लिखे थे, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। लेकिन हर्षवर्धन के बारे में कहा जाता है कि ये राइटर थे, उन्होंने नाटक इसे लिखवाए या लिखे जो भी हो, लेकिन इनके समय के 3 नाटक थे। ठीक है, ये इनकी स्टोरी समझ में आई नहीं तो ओके। सर कुछ यूरोपीय शासक यूरोपीय लेखक सर इसको हर्षवर्धन को द्वितीय अकबर भी कहते हैं। क्योंकि सर ये जितने भी कवि लोग थे ये अपने मतलब राजस्व का एक बड़े चार सर उनका भी दे देता था। अच्छा हाँ हाँ, ये अच्छा फैक्ट है उन्होंने ना। कश्मीर के जो शासक थे तो सुखदेव साहब कोई थे, तो उनको पराजित करके भगवान बुद्ध की जो दंत श्रेष्ठ माध्यम को छीन लिया था, उनसे जबरदस्ती बलपूर्वक प्राप्त किए। ठीक है, क्योंकि हर्षवर्धन बाद में क्या हो गया था, बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेता। ठीक है, हैंडसम के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेते हैं हर्षवर्धन। तो उस समय पे शुरुआत में हिंदू धर्म के व्यक्ति रहते हैं, तो सुनते हैं अंतिम हिंदू सम्राट भी उनको कहा जाता है। हाँ, दंत छीन लिया था हर्षवर्धन ने, छीना था कश्मीर के पास। ठीक है, लिखाना पड़ेगा, लिख ले। कश्मीर के शासक नाम देख लेना, सुखदेव थे कोई और थे, ये थोड़ा देख लेना। कश्मीर के शासक से भगवान बुद्ध के दंत अवशेष मतलब भगवान बुद्ध जब मर गए, जब उनको जलाया गया तो उनके कुछ दांत के अवशेष पड़ रहे थे, क्योंकि आदमी मरता है ना तो उसके सब शरीर जल जाता है, फिर क्या बचती है, या तो बचती छोटी मोटी हड्डियां या बचते दांत। तो वो दंत अवशेष प्राप्त कर लिए, तो उन्होंने वहां से उससे शासक से छीनकर या लड़ाई करके उनको पराजित करके जीत लिए। ठीक है, और सर ये बौद्ध धर्म से पहले जो हर्षवर्धन थे, ये बौद्ध धर्म से पहले शैव धर्म के थे, और शैव धर्म में सर लिंगायत शैली मतलब वो थे। और सर इसका साक्ष्य
विनायक और इनका सर सोनभद्र हरियाणा में सर इनके सिक्के मिले जिनमें सर आगे की ओर से पार्वती के चित्र बनाया गया था और पीछे सर श्रीहर्ष लिखा हुआ है। श्रीहर्ष वाला सिक्का बिल्कुल बिल्कुल से बोल रहे हो आप, है ना। कभी और जानकारी डिटेल पढ़ेंगे हर्षवर्धन सबके बारे में। अभी थोड़ा क्या है कि हम प्री के फैक्ट और मध्य प्रदेश के संदर्भ में थोड़ा जानकारी देते हैं ना इसके। वैसे और अभी ऐसा नहीं है कि कंप्लीट हो गया 10 मिनट बताने से कोई कंप्लीट नहीं होता, लेकिन हम थोड़ा 20 मिनट में चल रहे ताकि आपने कंप्लीट हो जाए। चलिए अगली हेडिंग डालें मध्य प्रदेश के संदर्भ में। देखिए आभीर वंश, आभीर वंश, आभीर वंश। देखिए आभीर वंश, देखिए इस वंश के संस्थापक ईश्वर सेन थे। इस वंश के संस्थापक ईश्वर सेन थे। ईश्वर सेन। जानकारी हमें प्राप्त होती है ये 250 ईस्वी का एक शिलालेख प्राप्त होता है हमें। और कहाँ था ये खानदेश, खानदेश बोले तो बुरहानपुर। अब आपको समझ में आ जाएगा कि बुरहानपुर वाला बुरहानपुर जो था वहां। ईश्वर सेन इस वंश के शासक थे और ऐसा कहा गया कि ये जो शासक थे ये इन्होंने क्या किया कि अनूप वाले क्षेत्र को, अनूप बोले तो निमाड़ में आपको खंडवा करवा दोनों आते हैं, ठीक है। खंडवा मुख्य रूप से वर्तमान में आता है, लेकिन दोनों याद रखते हैं, ठीक है। अनूप और मालवा वाले क्षेत्र को विजित कर लिया था। अनूप और मालवा दोनों क्षेत्रों को जीता। इनकी जानकारी हमें इस 250 के ईस्वी के शिलालेख से प्राप्त होती है आभीर वंश के बारे में, ठीक है। और बाद में क्या होते हैं ये वाकाटकों के अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। लिख लें, बाद में ये शासक वाकाटक शासकों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। 250 ईस्वी का अभिलेख हमें प्राप्त होता है नासिक से। नासिक शिलालेख से इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। नासिक शिलालेख से हमें इनकी जानकारी मिलती है। लिखते हैं